So let's begin with Order 18, Hearing of Suit and Examination of Witnesses. अब कोर्ट जो है विटनेसेस को समन पहुंच गए। पार्टीज़ को तो ऑलरेडी पता है हियरिंग की डेट जो एडजर्न हुई थी। तो अब राइट टू बिगिन किसके पास होगा? राइट टू इनिशिएशन किसके पास होगा? तो प्लेंटिफ के पास राइट टू बिगिन रहता है, क्योंकि एलिगेशंस वो ही डाल रहा है, सूट उसने इंस्टीट्यूट किया, तो जनरली प्लेंटिफ के पास राइट टू बिगिन रहता है। बट अगर डिफेंडेंट ने जो भी प्लेंटिव फैक्ट्स बोल रहा है वो चीज़ें एडमिट कर ली, उसने एक्सेप्ट कर ली, पर वो बोल रहा है, वो कंटेंट कर रहा है कुछ पॉइंट ऑफ लॉ पे कि कुछ एडिशनल पॉइंट्स ऐड करके वो कुछ चीज़ कंटेंट कर रहा है प्लेंटिव की, कि प्लेंटिव इस रिलीफ का इंटाइटल्ड नहीं है, ये रिलीफ उसे नहीं दिया जाना चाहिए। उस केस में डिफेंडेंट के पास राइट टू बिगिन है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर प्लेंटिफ ने 10 लाख रुपए डिफेंडेंट को दिए थे, 10 lakhs। डिफेंडेंट ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ, ये मैंने 10 लाख रुपए दिए थे, पर ये मैंने गुड्स के लिए दिए थे और गुड्स मैंने इस डेट को डिलीवर कर दिए। तो फिर राइट टू बिगिन किसके पास होगा? डिफेंडेंट के पास होगा इस केस में। Statement and production of evidence on the day fixed for hearing of the suit। अब जिसके पास भी राइट टू बिगिन है वो क्या करेगा? कोर्ट के सामने अपने जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो सब शेयर करेगा कि ऐसा ऐसा हुआ, पूरा केस कोर्ट के सामने रखेगा कि ऐसा हुआ, ये फैक्ट्स थे, और एविडेंस उसके सपोर्ट में, अपने इश्यूज़ के सपोर्ट में एविडेंस प्रोवाइड करेगा। The other party shall then state his case and produce his evidence and may address the court generally on the whole case। तो वो अब जो सेकंड पार्टी है ना, जो राइट टू बिगिन के बाद बोलेगी, वो क्या करेगी? अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपना केस रखेगी कोर्ट के सामने और अपने एविडेंसेस प्रोड्यूस करेगी, और जो डिफेंडेंट मतलब जो प्लेंटिफ ने बोला, जिसके पास राइट टू बिगिन था, उसने जो जो चीज़ें बोली ना उसको भी कंटेंट करेगी कि ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था। वो होल केस पे अपना जो भी है ओपिनियन, जो उसका होल केस पे जो भी उसके साइड से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी फैक्ट्स हैं वो बताएगा। देन पार्टी बिगनिंग देन में रिप्लाई जनरली ऑन द होल केस। फिर उसके बाद दूसरी पार्टी भी जनरली पूरे होल केस पे मैटर बताएगी कोर्ट को कि ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। अब कोई भी पार्टी क्या कर सकती है? ओरल आर्ग्यूमेंट्स कर सकती है, और अगर कोर्ट परमिट करता है तो वो अपने आर्ग्यूमेंट्स इन रिटन भी कोर्ट के पास सबमिट कर सकती है, विच शैल फॉर्म द पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड्स में, उस केस के रिकॉर्ड्स में एक पार्ट होंगे, और वो रिटन आर्ग्यूमेंट्स की कॉपी ऑपोजिट पार्टी के पास भी सबमिट होगी। अब कोई भी रिटन आर्ग्यूमेंट फाइल करने के लिए एडजर्नमेंट नहीं मांग सकता है, कोर्ट ग्रांट नहीं करेगी अनलेस कोर्ट को नेसेसरी लगता है, कोर्ट उस चीज़ के लिए एडजर्नमेंट नहीं करेगी। अब देखो, कोर्ट एक टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब करेगा फॉर ओरल आर्ग्यूमेंट्स बाय ईदर पार्टी, और ओरल आर्ग्यूमेंट्स होने के 4 हफ्ते पहले क्या हो सकता है? रिटन आर्ग्यूमेंट्स की कॉपी कोर्ट के पास सबमिट हो सकती है, और वो रिटन आर्ग्यूमेंट्स की जो कॉपी होगी ना, वो दूसरी पार्टी के पास भी जाएगा। और वो रिटन आर्ग्यूमेंट्स में क्या क्या होना चाहिए? कोई भी साइटेशन, जजमेंट, कोई प्रेसिडेंट या कोई भी लॉज जो आपके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं कि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग मुझे इतना कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, ये सब चीज़ें लिखी रहती हैं उसमें, एंड उसकी कॉपी ऑपोजिट पार्टी को भी जाएगी। अब कोर्ट ना जैसे ही आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड हो जाए, उनके दोनों पार्टीज़ ने अपने आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड कर दिए, तो 1 हफ्ते का टाइम देती है अपने आर्ग्यूमेंट्स को रिवाइज़ करने के लिए, और वो टाइम एक्सटेंड नहीं करेगी अगर कोर्ट को नेसेसरी नहीं लगता है तो। अब देखो एविडेंस का बर्डन ऑफ, देखो एविडेंस देयर सेवरल इश्यूज़। तो रूल 3 क्या बोलता है? अगर बहुत सारे इश्यूज़ हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पे रहता है?
अदर पार्टी पे रहता है, ठीक है। जो पार्टी बिगिन कर रही है ना, उसे सारे एविडेंसेस प्रोड्यूस करने पड़ेंगे कि ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, इसका ब्रीच हुआ, या जो भी इस डेट पे इसका ब्रीच हुआ, मेरी पेमेंट नहीं आई, या जो भी वो एविडेंसेस प्रोड्यूस करना चाहता है वो प्रोड्यूस करेगा, कोर्ट के सामने रखेगा। और जो अदर पार्टी होगी ना, वो उस एविडेंस पे जो प्रोड्यूस हुए हैं कोर्ट के सामने, उस एविडेंस पे कोर्ट का रिप्लाई देगी। बट द पार्टी बिगनिंग विल देन entitled टू रिप्लाई ऑन द होल केस। अब जो पार्टी जिसने स्टार्ट किया था ना, एविडेंस वगैरह रखा था जिसने, वो क्या करेगा, पूरे होल केस पे जनरली रिप्लाई देगा। ऐसे नहीं कि कुछ स्पेसिफिक अपने ही पॉइंट्स बोलता जाएगा, नहीं, उसने जो पॉइंट बोला है उस पर भी कंटेंट करने का काम करेगा। देन पार्टी टू अपीयर बिफोर। अब अगर कोई पार्टी एज अ विटनेस खुद ही अपीयर होना चाहती है कोर्ट के सामने, तो वो दूसरे विटनेसेस को बुलाने से पहले अप खुद अपीयर होगी। मतलब उसकी साइड से जो और विटनेसेस है ना, उनको आने से पहले उसको खुद को एग्जामिन करने के लिए वो पहले आएगा, कोर्ट में अपीयर होगा एज अ विटनेस। कोर्ट उसे बाद में भी, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसे विटनेस की तरह अपीयर होना चाहिए, वो खुद भी एज अ विटनेस ही वर्क करेगा, तो कोर्ट उसे बाद में भी सब्सिक्वेंट आफ्टर एग्जामिनिंग द विटनेसेस उसे भी आने के लिए परमिशन दे सकती है। अब एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है पहले तो ये समझेंगे। जैसे अगर प्लेंटिफ का ही विटनेस है, तो प्लेंटिफ उससे क्वेश्चंस अगर पूछेगा तो उसे बोलेंगे एग्जामिनेशन इन चीफ। मतलब प्लेंटिफ का ही कोई प्लीडर है और वो उससे क्वेश्चन पूछ रहा है प्लेंटिफ के विटनेस से, तो वो उसे बोलेंगे एग्जामिनेशन ऑफ चीफ। अगर कोई डिफेंडेंट का विटनेस है और उससे प्लेंटिफ क्वेश्चंस पूछ रहा है, उसे बोलेंगे एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, एंड वाइस वर्सा ये वर्क करता है। अब कोई भी एग्जामिनेशन इन चीफ अगर हो रहा है तो इट शैल बी ऑन एफिडेविट। एफिडेविट पे होना चाहिए और उसकी कॉपी ऑपोजिट पार्टी को भी सप्लाई होनी चाहिए। एफिडेविट पे क्यों? क्योंकि ताकि वो जो भी बोल रहा है ना विटनेस, उसका वो लायबल बने, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ही हो। अगर ये झूठ साबित हुआ तो उस पर भी केस हो सके। अब जहाँ डॉक्यूमेंट्स फाइल हुए हैं एफिडेविट्स वगैरह के साथ, डॉक्यूमेंट्स भी हैं कुछ कुछ जहाँ पर जिस पे पार्टीज़ रिलाई कर रही है, उन डॉक्यूमेंट्स का क्या प्रूफ हो गया, क्या एडमिसिबिलिटी होगी, ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगी, कोर्ट का मामला है। अब इन लोगों का क्रॉस एग्जामिनेशन कौन होगा? अब एग्जामिनेशन इन चीफ का जो भी एविडेंस था वो बाय एफिडेविट कोर्ट के पास चला गया है, तो इसका क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन कौन करेगा? या तो कोर्ट करेगा या कमिश्नर अपॉइंट करेगा, कोई कोर्ट कमीशन बिठाएगा और वो करेगा। क्रॉस एग्जामिनेशन को जो एविडेंस होगा ना, वो कोर्ट लेगा या फिर कमिश्नर लेगा। क्रॉस एग्जामिनेशन दूसरी पार्टी करती है एंड कोर्ट भी कर सकता है। कोर्ट का जो वो होता है उसको क्रॉस एग्जामिनेशन एक्चुअली बोलते नहीं है, क्रॉस एग्जामिनेशन दूसरी पार्टीज़ को ही बोलता है, बट कोर्ट जो करता है ना, वो क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो एक तरह से ये क्रॉस एग्जामिनेशन ही होता है, पर बोलते नहीं है उसे। जो ऑपोजिट पार्टी करती है ना, उसे क्रॉस एग्जामिनेशन बोलते हैं, और उसका एविडेंस जो होता है ना, वो कोर्ट लेता है या फिर कमीशन कोर्ट इस्टेब्लिश करती है, वो लेता है। प्रोवाइडेड दैट कोर्ट में वाइल अपॉइंटिंग अ कमीशन अंडर दिस सब रूल कंसीडर टेकिंग इनटू अकाउंट सच रिलेवेंट फैक्टर एज इट थिंक्स फिट। द कोर्ट और कमिश्नर, अब वो जो एविडेंस रिकॉर्ड करेंगे वो या तो राइटिंग में रिकॉर्ड करेंगे या फिर मैकेनिकली रिकॉर्ड करेंगे। कैसे? मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्डर ला सकते हैं वो, और ये इन प्रेजेंस ऑफ जज या कमिश्नर ही होगा। अगर कमिश्नर रिकॉर्ड कर रहा है तो उसे ये कोर्ट में फर्निश करना पड़ेगा अपने साइन के साथ, और 60 डेज़ के अंदर अंदर वो रिपोर्ट्स उसे सबमिट करनी पड़ती है कोर्ट के पास, अनलेस कोर्ट ने टाइम एक्सटेंड कर दिया हो तो। अब हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पैनल ऑफ कमिश्नर्स बैठा सकता है टू रिकॉर्ड द एविडेंस। देन हाउ एविडेंस शैल बी टेकन इन अपीलेबल केसेस। अब अगर कोई एविडेंस ऐसा, कोई केस ऐसा अपीलेबल है, तो उसके लिए जो भी एविडेंस वो दे रहा है ना अभी सबऑर्डिनेट कोर्ट में, तो वो इन राइटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ जज क्या होना चाहिए? रिकॉर्ड होना चाहिए, इन राइटिंग होना चाहिए। वो सारे एविडेंस राइट डाउन होंगे।
या फिर टाइप राइटर जो होता है वो राइट भी कर सकता है जो जज डिक्टेट करे। जनरली अपन कोर्ट में जाते हैं तो अपन देखते हैं कि टाइप राइटर्स बैठे रहते हैं कोर्ट जज के आसपास, तो वो सारे स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं। तो ये क्यों होता है? ताकि अपीलेंट कोर्ट को भी पता चले कि इन्होंने सबऑर्डिनेट कोर्ट में क्या बोला था। या फिर मैकेनिकली भी रिकॉर्ड हो सकता है किसी डिवाइस के थ्रू, वेयर द एविडेंस इज टेकन डाउन इन लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम विच इट इज़ गिवन। अब अगर कोई पर्सन है, उसके लिए वो कोई और लैंग्वेज में बोल रहा है और टाइप राइटर किसी और लैंग्वेज में उसको लिख रहा है, टाइप राइट कर रहा है, ताकि अपीलेंट कोर्ट उसे समझ पाए। मतलब जो भी कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें लिख रहा है और वो पर्सन को वो लैंग्वेज आती नहीं है अच्छे से। मान लो साउथ का है या गुजरात का है, कोई और स्टेट का है, और उसे वो लैंग्वेज नहीं आती है अच्छे से, तो क्या हो सकता है, उसको वो जो लैंग्वेज है ना जो लिखी गई है एविडेंस में, वो उसको इंटरप्रेट करके बतानी पड़ेगी। अब अगर एविडेंस जो लिखा गया है वो इंग्लिश में लिखा गया है, सेक्शन 138 में इंग्लिश में लिखा गया है, तो इट वुड बी रेड ओवर एंड साइंड, मतलब उसको इंटरप्रेट करके बताया जाएगा और साइन कराया जाएगा। अगर करेक्शन वो करने के लिए बोल रहा है तो करेक्शन भी करवाया जाएगा। किससे करवाया जाएगा? जो विटनेस है, जो एविडेंस दे रहा है। मेमोरेंडम व्हेन एविडेंस नॉट टेकन डाउन बाय जज। अगर जज ने वो चीज़ें नोट डाउन नहीं करी तो वो क्या करेगा, उसको एक एविडेंस, एक मेमोरेंडम बना के देना पड़ेगा कि इस विटनेस ने ऐसा ऐसा बोला था, जो भी सब्सटेंस उसने बोला था उसका मेमोरेंडम बना के देना पड़ेगा, और इट शैल बी साइंड बाय द जज। और उसका जो भी होगा कंक्लूजन, उसके लिए वो जज ही रिस्पॉन्सिबल होगा। अब अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि उसे सुओ मोटो कोई क्वेश्चन या कोई आंसर उसे लिखना चाहिए, तो वो कोर्ट ऐसा भी कर सकती है। जनरली आप देखते हैं कि वो जो वर्ड टू वर्ड बोलते हैं ना, वही टाइप राइटर वर्ड टू वर्ड लिखते हैं। तो अगर कोर्ट को ऐसा कोई क्वेश्चन लग रहा है जो उसमें ऐड करना चाहिए या आंसर लग रहा है, तो वो भी कर सकता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टी या सुओ मोटो। अब कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि विटनेस के सामने पुट किया जा रहा है क्रॉस एग्जामिनेशन में, तो क्या, अब जनरली प्लीडर्स क्या करते हैं, जो पार्टी होती है जिसने वो विटनेस बुलाया होता है, वो ऑब्जेक्ट करती है, तो उस क्वेश्चन को कोर्ट अलाउ करेगा पुट करने के लिए, और वो क्वेश्चन नोट डाउन करेगा और उसका जो भी आंसर दे रहा है ना वो भी नोट डाउन करेगा वो पर्सन, और नेम नोट डाउन करेगा जो पर्सन वो क्वेश्चन पुट फोर्थ कर रहा है, और उस पर कोर्ट का क्या डिसीजन है। अब मान लो किसी जज का डेथ हो गई या फिर रेजिग्नेशन हो गया या ट्रांसफ़र हो गया, तो उसका सक्सेसर जो आएगा ना उस ऑफिस में, वो सारे मेमोरेंडम और एविडेंसेस वो लेगा, जो उसका सक्सेसर होगा उस एविडेंसेस के साथ अब वो डील करेगा। तो ये पावर दी गई है। अब अगर ऐसा लग रहा है कोर्ट को कि कोई विटनेस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जा रहा है, या कोई भी ऐसा सफिशिएंट रीज़न उसे ऐसा लगता है, तो क्या कर सकता है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टी, अगर कोई भी एप्लीकेशन दे पार्टी कि आप तो इसका एविडेंस ले लो नहीं तो ये भाग जाएगा, तो वो उसका एविडेंस रिकॉर्ड कर सकता है। और ये चीज़ कब हो गई? ऑब्वियसली आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट ही हो पाएगी, क्योंकि विटनेसेस तो तभी बुलाए जाते हैं ना। वेयर सच एविडेंस इज नॉट टेकन फोर्थ विथ इन प्रेजेंस ऑफ पार्टी, सच नोटिस द कोर्ट थिंग्स सफिशिएंट ऑफ डे फिक्स्ड फॉर द एग्जामिनेशन शैल बी गिवन टू द पार्टीज। अब जो एविडेंसेस होंगे ना वो दूसरी पार्टीज़ को दिए जाते हैं, ऑपोजिट पार्टीज़ को, और उससे पहले जो भी एविडेंस है वो पहले तो उसको रेड ओवर किया जाएगा, मतलब जो विटनेसेस वो दे रहा है, अब जो भी अपने स्टेटमेंट बोल रहा है उसको बताया जाएगा कि आपने ये बोला है, ये सही है। अगर वो बोलेगा सही है तो उसका साइन लिया जाएगा, अगर वो करेक्शन के लिए बोलेगा तो करेक्शन करवा के उसका साइन लिया जाएगा। अब कोर्ट क्या कर सकता है, अगर उसे लग रहा है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो उसे विटनेस से पूछना चाहिए इस टाइम पे, तो वो
एट एनी स्टेज उस विटनेस को बुला के वो क्वेश्चन उससे पूछ सकता है, जो जैसा कि कोर्ट को ठीक लगे। अब रूल 18 क्या बोलते हैं, पावर ऑफ कोर्ट टू इंस्पेक्ट। अगर कोई भी ऐसे प्रॉपर्टी का केस है या कुछ भी ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी है, उसको इंस्पेक्शन कर सकता है अगर उस पर ही केस चल रहा है तो, एट एनी स्टेज ऑफ द सूट। देन पावर टू गेट स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड ऑन कमीशन। अगर कोर्ट को ऐसा कुछ लगता है कि जो विटनेसेस हैं उनका ओपन कोर्ट में एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए बल्कि कमीशन बैठानी चाहिए और वो इसका एग्जामिन करना चाहिए, तो ऐसा भी वो कोर्ट के पास पावर होता है रूल 19 में। नाउ वील स्टार्ट विद ऑर्डर 20 इन आवर नेक्स्ट वीडियो।